हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथ ही आज है 8 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो वहां से क्विज और पीडीएफ जाकर के सॉल्व कर लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। आपने अगर अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट से जाकर के लीजिए इसको। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है वो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको भेज दी जाएगी रात को 9 बजे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस या कहें इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 7 दिसंबर को तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये सिविल एविएशन नागरिक विमानन को लेकर के ये जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। दुख की बात यह है कि जिस टाइम ये सिविल एविएशन डे मनाया जा रहा है उस टाइम पर हज़ारों पैसेंजर्स जो हैं वो एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, रिफंड की तलाश में हैं। और क्योंकि इंडिगो में आपने देखा कि शॉर्टेज आ गया है, स्टाफ की कमी आ गई है नए डीजीसीए के रूल के अनुसार, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच यहाँ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया जा रहा है। तो भारत में तो ठीक स्थिति नहीं चल रही है, लेकिन हालांकि ये इंटरनेशनल दिवस है तो पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में ये मनाया जा रहा है। खैर, थीम है इस बार की सतत विकास के लिए विमानन विश्व को जोड़ना, यानी एविएशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कनेक्टिंग द वर्ल्ड। ओके, अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है ये पूछा जा सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री राम मोहन नायडू जी। ठीक है, ये भी नाम याद रखना। 1996 से ये दिवस मनाया जा रहा है। अब ये प्रमुख दिवस है, इनका हम लोग रिवीजन करेंगे आज। दिसंबर महीने में अब तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और 5 को ही विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। हाल ही में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं, ये भारत की यात्रा पर आए। भारत ने भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पहली बार जाकर के रिसीव किया इनको एयरपोर्ट पर ही। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जाकर के किसी को रिसीव करने गए हों। सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके ये गए, वहाँ पर इनको रिसीव किए। और इसके अलावा इनको गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। मतलब प्रॉपर तरीके से, भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया। 4 और 5 दिसंबर तक ये 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। और उसके बाद अब फिलहाल के लिए प्रेसिडेंट पुतिन जा चुके हैं। रूस और भारत के बीच में ये शिखर सम्मेलन 2000 से चला आ रहा है, सन 2000 से। और अब तक इसके 23 संस्करण हो चुके हैं। अब अगला वाला जो 24वां होगा वो रूस में होगा। एक साल यहाँ होता है, एक साल वहाँ पर होता है। तो अगली बार व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को इनवाइट किया है अपने यहाँ के लिए। तो अगले साल पीएम मोदी जाएंगे वहाँ पर मॉस्को में। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो सन 2000 से शुरू हुआ है, इससे भारत और रूस की मजबूती काफ़ी बढ़ी है। इसमें बड़ी डील की संभावनाएं थी। कई सारी डील की ऐसा लग रहा था कि कई सारी बड़ी डील हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई प्रॉपर तरीके से नहीं आया है खुल करके सामने कि क्या बड़ी डील हुई है ना। कोई ऐसी बड़ी डील नहीं हो पाई जिसका उम्मीद था कि जैसे सुखोई 57 हो जाएगा, इसकी डील कंफर्म हो जाएगी, या S-500 पर बात बन जाएगी, या कुछ और पर चीज़ों पर बात होगी, लेकिन उन सब पर अभी उतना नहीं हुआ है। हाँ, दोनों ने लक्ष्य जरूर रखा है कि 2030 तक व्यापार बढ़ाएंगे और $100 बिलियन तक का कर लेंगे। हालांकि डॉलर में व्यापार नहीं होता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड अनुमान यहाँ पर कि $100 बिलियन के मूल्य तक हम लोग आपस में व्यापार बढ़ाएंगे 2030 तक। अभी कितना होता है? अभी जो है लगभग $60 बिलियन के आसपास में होता है, 60 से 56 बिलियन के आसपास। एक और जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र की ई बुक जो आई है वार्षिकांक, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आ चुकी है। तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी ले सकते हैं और हिंदी वाले भी ले सकते हैं। इसमें 5000 प्लस अध्यायवार चैप्टरवार प्रश्नोत्तर माध्यम में होता है। साथ ही साथ वन लाइनर भी जहाँ जरूरत होती है वहाँ दिया जाता है। चैप्टर वाइज कंटेंट होने से आप एक एक चैप्टर का टारगेट बनाकर अच्छे से पढ़ सकते हो। आप ये हमारा इंडेक्स देख सकते हो, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चैप्टर्स कवर कराए गए हैं।
हर एक चीज जो करंट अफेयर में आपकी पूछी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, पुरस्कार सम्मान, खेल खिलाड़ी, आयोजन सम्मेलन, जीआई टैग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ब्रांड एम्बेसडर, मतलब हर एक चीज कवर कराया गया है। लोकसभा चुनाव हो, बजट हो, ठीक है, बिहार विधानसभा का चुनाव हो, तो ग्राफिक्स, चार्ट्स, इन्फोग्राफिक, टेबल, मैप, सबका यूज करके ये ई बुक तैयार की जाती है। और यही वजह है कि आपको ब्रह्मास्त्र बुक पसंद भी आती है। इस बार बुक नहीं आई है लेकिन ई बुक आई है। ई बुक से भी आप अच्छा खासा तैयार कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। ये ई बुक आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए एमजेटी ऐप पर नहीं ले पाते हो तो यूपीआई के माध्यम से इस नंबर पर भी ले सकते हो, 7235939467 पर। अभी के लिए मात्र 99 में है, आप यूपीआई पे करके भी ले सकते हो। व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप पर आपको यूपीआई का क्यूआर कोड दिया जाएगा एमजेटी एजुकेशन का ऑफिशियल अकाउंट का, ठीक है। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो। अगला, किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ये है ऑस्ट्रेलिया की और ये इंडिया में अपना पहला कैंपस खोलने जा रही है। कहाँ पर खोलेगी? गुरुग्राम में। गुरुग्राम आप जानते हो हरियाणा में है, लेकिन आता है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में। तो दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में ऑस्ट्रेलिया का ये खुलेगा विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस। जैसे भारत के बहुत सारे आईआईटी विदेशों में खोलते हैं अपने कैंपस, ठीक है। ये ब्लॉक मॉडल को अपना पढ़ाएगा यहाँ पर। इसकी ब्लॉक मॉडल की जो शिक्षा प्रणाली है काफ़ी फेमस है इस यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर ये पढ़ाएगी इसको। अच्छा, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस होगा ये पहला इसका अंतर्राष्ट्रीय कैंपस होगा। मतलब अब तक ये देश के बाहर नहीं गई थी, पहली बार इंडिया में आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में ये पड़ता है। इसके अलावा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, जिन्होंने भी हाल फिलहाल में शादी करी हुई है, ठीक है। अगला, दिसंबर 2025 में एचएसबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एचएसबीसी बहुत पुरानी बैंक है और इसके भारत में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इसने अपना नया अध्यक्ष अभी नियुक्त किया है ब्रेडन नेल्सन को। ब्रेडन नेल्सन ये नए अध्यक्ष होंगे, मार्क टकर की जगह पर आएंगे। मार्क टकर ने सितंबर में इस्तीफा दे दिया था, तो अब उनकी जगह पर ब्रेडन नेल्सन होंगे। अभी तक ये कार्यकारी पर देख रहे थे, अब इनको परमानेंट नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो मार्क टकर की जगह पर आएंगे। अच्छा जी, हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, एचएसबीसी इसका पूरा नाम है, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। भारत की बैंक नहीं है लेकिन भारत में इसकी ब्रांचेस बहुत पहले से हैं। आप देखिए, स्थापना इसकी 1865 में हुई थी। भारत में एक बैंक हुआ करती थी मार्केटाइल बैंक, ये उससे भी पुरानी थी, 1853 में स्थापित की गई थी। लेकिन आगे चल करके इस मार्केटाइल बैंक को इसने अधिग्रहण कर लिया और उसके बाद से इंडिया में भी ये मार्केट अपना जमाना शुरू किया। तो आप समझ रहे हो कितना पुराना ये है। जब से रेलवे की स्थापना हुई उसी के आसपास में ये भी शुरू हुआ है भारत में। खैर, तो ये बैंकिंग के अध्यक्ष थे, काफ़ी पुरानी बैंक है, आपको मैंने बता ही दिया। अगला, निम्न में से किसे पहली बार स्थापित फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फीफा शांति पुरस्कार, तुम क्या जानते हो नोबेल वालों? तुम नहीं दोगे नोबेल पुरस्कार तो अपने चचा को नोबेल नहीं मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं, नया नोबेल बना लेंगे। तो देखो, नोबेल तो नहीं मिला ट्रंप को, ट्रंप ने बना लिया एक नया नोबेल। ट्रंप ने फीफा वालों से कहा, देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ करने जा रहे हो आयोजन 2026 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का, और आयोजन करने जा रहे हो, हम इतना बड़ा बड़ा काम किए, तुमको नहीं पता? बोले क्या? कहे कि हमने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया, हमने दुनिया के बहुत सारे वार रुकवाए, 7 महीनों में 7 दुनिया की युद्ध रुकवा दिए, जो नहीं थे युद्ध उसको युद्ध करवा के रुकवा दिए। थाईलैंड कंबोडिया के बीच में सब कुछ शांति था, वहाँ युद्ध छिड़वा करके निपटवा दिए, शांति समझौता करा दिए। तो ऐसे ही अब जब ये इतना कुछ किए हैं तो अगर आयोजन भी करना है तो एक नया अवार्ड बनाओ और हमको अवार्ड दो। तो इतना डेस्परेट थे भाई साहब कि फीफा वालों से अवार्ड बनवाए पहली बार। मतलब फीफा शांति पुरस्कार आज तक किसी को मिला नहीं है, पहली बार अवार्ड का सृजन किया गया। और अवार्ड जब कहा गया, इन्होंने कहा कि हम अवार्ड देने जा रहे हैं, आपको देंगे। इन्होंने कहा दोगे क्या, तुम क्या दोगे, लाओ यहाँ लाओ, खुद ही लेकर के मेडल पहन लिए। मतलब वीडियो खूब वायरल हो रही है, इतना बंदा डेस्परेट था ये पुरस्कार पाने का। मतलब इनको ये लगता है कि बस कागजों में एक बार नाम आ जाए और एक बार फोटो आ जाए, हाँ ये पुरस्कार पा गए हैं। तो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट को नोबेल शांति तो नहीं मिला, लेकिन मिल गया फीफा शांति पुरस्कार, जो कि पहली बार दिया गया है। और 5 दिसंबर को ये लिए हैं। दिया क्या गया, खुद ही ले लिए हैं। तो फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के द्वारा दिया जाना था, लेकिन वो
माइक भी नहीं दिए उनको, माइक भी खुद ही हाथ में लिए थे। खैर, शांति और एकता के लिए इनके असाधारण और अभूतपूर्व कार्य के लिए इनको दिया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है। वेनेजुएला की अपोजिशन के लीडर हैं, नाम बताइए कमेंट करके। अगले वर्ष 2026 में फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होना है। फीफा का मतलब आप जानते हो, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। कहाँ गया फीफा, ये रहा। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना इसकी 1904 में हुई थी। अच्छा, स्थापना इसकी हुई थी पेरिस में, लेकिन हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो आप बताना हेडक्वार्टर इसका है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। पेरिस फ्रांस में पड़ता है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। क्लियर है। अगला देखते हैं। हाल ही में किसको परप्लेक्सिटी एआई का निवेशक और राजदूत बनाया गया। परप्लेक्सिटी एआई आपने देखा होगा पिछले दिनों में एयरटेल जो है काफ़ी प्रचार कर रहा था इसको, कि एयरटेल का सिम लो तो परप्लेक्सिटी एआई का मिलेगा सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह। तो वही परप्लेक्सिटी एआई है। इसका इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। आप जानते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, इनको पहचान की जरूरत है नहीं। 7 नंबर की जर्सी इनका काफ़ी फेमस है रोनाल्डो का। पुर्तगाल के ये फुटबॉलर हैं वैसे तो, है ना, लेकिन अल नासर से क्लब मैच में खेलते हैं। तो उससे लीग से जुड़े हुए अल नासर से, जो कि सऊदी अरब का क्लब है, जबकि देश से जब खेलते हैं तो ये पुर्तगाल से खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। तो अब ये परप्लेक्सिटी एआई में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी कर दिए हैं, तो ये इन्वेस्टर भी बन गए हैं। ठीक है जी। आप आज के टाइम पर देख रहे होगा ना, तो जैसे धोनी हो गया या और भी कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, विराट कोहली वगैरह, ये लोग ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो सिर्फ फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं, ये लोग उस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट भी कर दे रहे हैं, एक बड़ा स्टेक भी ले ले रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम एक बार फीस लेंगे तो एक ही बार का होगा, लेकिन हम वही पैसा अगर इन्वेस्ट करा देंगे तो कल को ये कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा पैसा भी ग्रो होता रहेगा। ऐसे ही इन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है जी। तो रोनाल्डो हब लॉन्च किया गया है व्यक्तिगत एआई संचालक प्रशासक को। कुल मिलाकर के ये भी वैसे ही एआई टूल है, परप्लेक्सिटी भी। ठीक है, जैसे आपका ओपन एआई है, चैट जीपीटी और बाकी सब हैं, गूगल का जेमिनाई, वैसे ये भी है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरिमो शक्ति 2025 का सैन्याभ्यास आयोजित किया। तो हरिमो शक्ति किसके किसके बीच होता है। हरिमो शक्ति भारत मलेशिया के बीच होता है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडिया और मलेशिया ने लॉन्च किया है 5वां एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमो शक्ति। ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान में, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो 5 से 18 दिसंबर तक ये चलेगा, 5वां ही इसका संस्करण है। भारत की तरफ से डोगरा रेजिमेंट के सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलेशियाई सेना इसमें हिस्सा ले रही है। ठीक है जी। तो 2012 से शुरू हुआ था और अभी 5 ही संस्करण इसके हुए हैं। ये कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो पिछले दिनों में हुए हैं, इनका रिवीजन करते हैं। एक्स एक्वेरियन ये भारत और मालदीव के बीच में होता है, तिरुवनंतपुरम में अभी किया जा रहा है। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में हुआ, उत्तराखंड में। अजय वारियर भारत और यूके के बीच में होता है और ये बीकानेर में इस बार हुआ है। गरुण एक्सरसाइज भारत फ्रांस में हुआ है, वरुण गरुण फ्रेंजेक्स ये भारत फ्रांस होता है। विनबेक्स यानी वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज ये भारत और वियतनाम के बीच होता है। और मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड कंट्रीज के बीच होता है। क्वाड में आप जानते हो 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वायु समन्वय भारतीय सेनाओं ने किया। और जाइमैक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो भारत और जापान के बीच में मैरीटाइम यानी समुद्री एक्सरसाइज है। समुद्र शक्ति ये भारत इंडोनेशिया करता है। और आस्त्रे हिंद यानी कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान दोनों के बीच में ये होता है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में हुआ इस बार आयोजन। क्लियर है, याद रहेगा। अगला, हाल ही में कौन 600 टी20 विकेट लेने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए। 600 टी20 विकेट ये लेने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं, बॉलर बन गए हैं सुनील नरेन। सुनील नरेन नाम तो आपको इंडियन लग रहा होगा, लेकिन ये हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। तो सुनील नरेन जो कि मिस्टीरियस स्पिनर कहे जाते हैं, तो इन्होंने 600 का आंकड़ा पार कर लिया है टी20 में। टी20 में ये तीसरे बने हैं। इनसे पहले 2 और कौन बने हैं, देखिए द हिंदू का आर्टिकल देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज आपको दिखाते हुए मिल जाएंगे कि ये पहले बने हैं। पहले नहीं बने हैं, ये तीसरे बने हैं। ध्यान रखना, आप इसको करेक्ट कर लेना अगर कहीं कोई गलत बताता है तो, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स पर आज फर्स्ट भी लिखा गया है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि यहाँ पर कई वेबसाइट पर फर्स्ट भी लिखा गया है, लेकिन ये एक्चुअल में तीसरे बने हैं, क्योंकि इनसे पहले भी राशिद खान ने 681 विकेट ले रखे हैं, अभी भी एक्टिव खिलाड़ी हैं। ड्वेन ब्रावो 631 विकेट ले चुके हैं, ये
हालांकि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये अभी एक्टिव है और ये पहुंच गए हैं तीसरे खिलाड़ी, ठीक है, वेस्ट इंडीज के। तो ये याद रखना, तीसरे बने हैं। अगला, दिसंबर 2025 में किसको एशिया के कॉरपोरेट परिदृश्य के आकार लेने वाले नेतृत्व के लिए बाली में एसेज 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एसेज 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है किसे? डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ को। डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ, ये आपको दिख रहे हैं, इनको मिला हुआ है, ऑनर किया गया है विद एसेज ACECES 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो अब ये ACES क्या है? एशिया कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। एशिया भर में कॉर्पोरेट सेक्टर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो अपना भूतपूर्व कार्य किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। डॉक्टर शार्दुल जो हैं, ये शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो ये सम्मान इनको मिला है। अगला, हाल ही में स्वराज कौशल का निधन हो गया है 73 साल की उम्र में। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? साथियों, भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री तो आपको पता होगा, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में बने थे राजीव गांधी जी। लेकिन सबसे कम उम्र के राज्यपाल का नाम क्या आपको पता है? सबसे कम उम्र के राज्यपाल थे स्वराज कौशल। मात्र 37 वर्ष की उम्र में इनको बना दिया गया था राज्यपाल। अब आप देखिए, संयोग देखिए, 37 की उम्र में राज्यपाल बने थे और इन्हीं अंकों को चेंज कर दीजिए, 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है ना, 3773। खैर, ये राज्यपाल बने थे मिजोरम के और पूर्वोत्तर में शांति लाने का उस टाइम पर, अपने टाइम पर, कार्यकाल के दौरान शांति स्थापित करने में इनका बड़ा योगदान रहा था। ये स्वराज कौशल कौन है पता है? सुषमा स्वराज जी को तो आप भलीभांति जानते होंगे, भारत की विदेश मंत्री भी रही हुई हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, दिल्ली की CM भी रही थी, दिल्ली की पहली महिला CM बनी थी। सुषमा स्वराज जी के हस्बैंड थी। अभी के टाइम पर इनकी बेटी जो बांसुरी स्वराज हैं वो भी अब एक्टिव पॉलिटिशियन बन गई हैं। तो सुषमा स्वराज के हस्बैंड थे ये और इनका निधन अब हो गया है। लेकिन ये भारत के सबसे कम उम्र के राज्यपाल भी बने थे, ये भी आपको याद रखना। तो भारत के पूर्व राज्यपाल थे मिजोरम राज्य के, ठीक है। इसके अलावा देखिए 1986 में मिजोरम शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। पेशे से वकील रहे, बाद में जाकर सांसद बने और उसके बाद राज्यपाल के पद तक गए। तो इनका निधन हो गया है। 1990 से 93 तक ये मिजोरम के राज्यपाल के रूप में काम किए हैं। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। ये कुछ और निधन है, इनका आप रिवीजन करना चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। अभी हम लोगों ने कल शायद किया था या परसों किया था रिवीजन, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर रात को 9 बजे आपको PDF दे दी जाती है। रात को 9 बजे आप जाकर PDF डाउनलोड कर लिया करो। क्विज आपको MZT ऐप पर मिल जाती है और इसके अलावा ई-बुक जो आई है, इसको ई-बुक को आप परचेज कीजिए। अभी के लिए मात्र 99 में है, इससे प्राइस कम नहीं होने वाला है। इस पर कोई ई-बुक का डिस्काउंट नहीं आएगा, ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की हिंदी और इंग्लिश दोनों आ गई है, तो आप दोनों ही ई-बुक प्राप्त कर सकते हो, जो भी लेना हो। हाँ, एक अपडेट मैं फ्री में दूंगा आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1612 में की गई थी। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा हुई है? कर्तव्य भवन रखा जाएगा। आज आपको क्या बताना है? कविंदपड़ी गुड़ पाउडर, ये GI टैग अभी हाल ही में पाया है, किस राज्य का प्रोडक्ट है? दूसरा, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगले संस्करण में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।